हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 10th क्लास की इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में, जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसमें से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा। तो आप इतना फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। तो इसमें आपका दो महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसमें है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होना चाहिए 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, और b जो होना चाहिए या r जो होना चाहिए b से छोटा होना चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला है a गुना b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उस दोनों संख्या का मसा और गुना उसका लसा। तो इससे आपको सवाल पूछेगा, इसमें से दो संख्या दे देगा, एक किसी का एचसीएफ या एलसीएम दे देगा और तीसरा चीज़ पूछेगा। तो आपको ये दोनों फार्मूला ध्यान में रखते हैं। चलिए आपके दूसरा चैप्टर पे बात करते हैं, बहुपद। चलिए तो दूसरा चैप्टर बहुपद पे बात करते हैं। तो बहुपद दो प्रकार, चलिए तो दूसरा चैप्टर बहुपद पे बात करेंगे हम लोग। देखिए, एक होता है रैखिक बहुपद, जिसका जो व्यापक सूत्र होता है ax प्लस बी, और इसमें इसका शून्यक अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। जो यहाँ पर b है उसमें माइनस कर देंगे और बटा ए कर देंगे, तो ये रैखिक बहुपद का शून्यक यानी अल्फ़ा निकल जाएगा यहाँ से आपका। फिर इसमें ध्यान रखना है द्विघात बहुपद के लिए, जिसका व्यापक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें आपको शून्यक याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा दो इसका शून्यक होता है, और इन दोनों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको शून्यक दे दिया हो और उससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें ध्यान रखना है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसका शून्यक है। चलिए अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो इसका व्यापक सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इस त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब इनका योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, जो ऊपर अभी तक देखे हम लोग। फिर इनका अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है सी बटा ए, और इन तीनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं तीनों। फिर अगर जब इन तीनों का जो शून्यक दिया रहेगा तो उससे इनका बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ से आप बहुपद का निकाल सकते हैं। फिर इसमें एक सूत्र है विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ से देखिए px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। बचपन में आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है a प्लस बी बाई 2, और जहाँ a प्लस बी वो दोनों संख्याएं हैं। तो ऐसे आपका 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तीसरा चैप्टर आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा का होगा a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। अब ये 2 आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब केस 1 इसमें है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो
तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए इसका हल पे बात करेंगे तो एक या अद्वितीय हल होगा इसका जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी होगा और इसका प्रकृति जो होगा संगत या अविरोधी होगा। फिर देखिए अगर दो रैखिक समीकरण इसी तरह से आपका दिया रहा है और केस 2 में, तो यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 हो, तो इसमें ध्यान देना है कि इस स्थिति में इसका हल एक भी नहीं होगा, रेखा जो है इसका समानांतर होगा और प्रकृति असंगत या विरोधी होगा। चलिए अब केस 3 पे बात करते हैं। तो केस 3 में देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो इस स्थिति में इसका जो हल होगा अनेक हल होगा, इसका जो रेखा होगा संपाती होगा और प्रकृति इसका संगत या आशय, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ब्रजगुणन विधि फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्रजगुणन विधि का सूत्र होता है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, वो फिर दूसरा इसके बराबर होगा y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और फिर इसके बराबर होगा a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसको आप 12-21 ऐसे कर सकते हैं, याद रखने के लिए 12-21 याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसमें हम लोग फिर विविधकर या विवेचक इसको कैपिटल D से दिखाते हैं। इसका बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम लोग विविधकर निकाल कर बता सकते हैं। इसमें केस 1 यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो उसका जो हल आएगा वास्तविक एवं असमान आएगा। केस 2 में यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो उसका जो हल होगा वास्तविक एवं समान होगा। केस 3 में यदि d का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई भी मूल या हल नहीं होगा। इसमें देखिए द्विघात सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac बटा 2a। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि b² माइनस 4ac बराबर d होता है, तो यहाँ से हम लोग b² माइनस 4ac के बदल d भी लिख सकते हैं और बटा 2a हो गया। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको बीजगणित के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी याद रखना होगा। इसमें कुछ सूत्र है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² और a प्लस b² माइनस 4ab। और आगे हम लोग देखते हैं तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए आगे चलते हैं। a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और इसका PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के अबाउट में दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़ जाएं और इसको PDF को प्राप्त कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। यहाँ से हम लोग 3ab को कॉमन ले लेंगे। देखिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आगे बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर aq माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस bq। इसमें से भी हम लोग 3ab कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा aq माइनस bq माइनस 3ab इंटू a माइनस b। चलिए आगे देखते हैं aq माइनस bq बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। देखिए उसका एक और फार्मूला होता है aq माइनस bq बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फिर देखिए aq प्लस bq बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम देगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ घातांक का नियम भी आपको याद रखना है। जैसे यदि a का पावर m गुने a का पावर m, यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेस समान है, तो जब बेस समान रहता है और दोनों गुना में रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। दूसरा फार्मूला देखिए, a का पावर m भागा a के पावर n, यहाँ पर दोनों का बेस समान है और भाग में है तो उसका पावर घट जाएगा। फिर देखिए a का पावर m इंटू n, यानी किसी के पावर 2 पावर है तो दोनों गुना हो जाता है, a के पावर mn हो जाएगा। फिर देखिए a के पावर m गुने b के पावर m, यानी यहाँ बेस अलग अलग है, पावर समान है तो बेस गुना हो जाएगा और पावर वही होगा, तो ab का होल पावर m। फिर देखिए a का पावर m है और उसके बटा b का पावर m है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर समान है तो दोनों भाग हो जाएगा और पावर सेम रहेगा। फिर देखिए किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरह से आपका चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का फार्मूला समाप्त होता है। चलिए पांचवा चैप्टर देखते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी। तो इसमें याद रखना आपको कि यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an तक किसी AP में हो, यानी सीरीज में हो, तो इसका अगर सार्वंतर निकालिएगा D, तो a2 माइनस a1 या किसी भी लगातार 2 पद को घटाकर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर AP का आपको nवां पद निकालना हो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर तो अंतिम से अगर nवां पद निकालना हो तो ln बराबर l माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर देखिए AP के n पदों का योगफल Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए इस 2a को जो a प्लस a कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n बटा 2 इंटू a प्लस an, क्योंकि यहाँ पर देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। फिर इसको हम लोग an को जगह ln भी लिख सकते हैं, n बटा 2 इंटू a प्लस ln, और an बराबर Sn माइनस s इंटू n माइनस 1, आपको यह भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, और प्रथम विषम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो इसका होता है n स्क्वायर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपके छठा चैप्टर त्रिभुज पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ सर्वसमता की कसौटियां हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक है भुजा भुजा भुजा, जिसको साइड 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 कहते हैं, या एस 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 कसौटी। फिर है भुजा कोण भुजा एस ए एस। इसमें था कि अगर कोई भी दो त्रिभुज है और उसका तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ये एस ए एस से हम लोग देखते हैं यदि कोई दो भुजा त्रिभुज का किसी दूसरे त्रिभुज के दूसरे दो भुजा के बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर रहेगा तो एस एस सर्वसमता कसौटी से वो सर्वांगसम हो जाएगा। फिर आप कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल, इससे भी सर्वांगसमता कसौटी है, इससे भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं कोण कोण भुजा या ए एस सर्वांगसमता कसौटी। ये होता है समकोण कर्ण भुजा RHS। तो इस सर्वांगसमता 5 कसौटियाँ हैं, इससे दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। देखिए समरूपता की कसौटी पे बात करें तो भुजा भुजा भुजा, फिर भुजा कोण भुजा और कोण कोण, ये तीनों समरूपता की कसौटियाँ हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय से याद रखना है आपको कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए कर्ण आधार स्क्वायर को इक्वल के उस साइड लेके चल जाएंगे तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर बराबर इसी तरह से कर सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये आपका छठा चैप्टर त्रिभुज समाप्त होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूला पे बात करें तो देखिए ये होता है एक्स अक्ष, इसको बोला जाता है, और इसको एक्स डैश बोला जाता है।
इसको याद रखना है आपको कि y, इसको y डैश बोलते हैं। और ये देखिए इसको बोला जाता है प्रथम पाद या चतुर्थांश। देखिए x का जो होता है यहाँ पे प्लस होता है और y का प्लस, तो इसमें पहले x का लिखा जाता है फिर y का, तो प्लस प्लस। उसी तरह से इसमें देखिए x डैश है तो इधर माइनस वाली संख्याएं होंगे और ये प्लस, तो पहले x का लिखेंगे तो ये माइनस और उसके बाद y का प्लस। फिर देखिए तृतीय पाद या चतुर्थांश में ये x का भी माइनस और y डैश का भी माइनस, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस। ये देखिए तो चतुर्थ पाद में हम लोग बात करें तो यहाँ से चतुर्थांश, इसका x का प्लस और y का माइनस, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस, ध्यान में रखना है। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए मूल बिंदु इसको कहते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि x अक्ष का निर्देशांक व x 0 होगा, क्योंकि देखिए x का मान यहाँ पे कुछ रखाएगा और y यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर y अक्ष का निर्देशांक बताना हो तो x की जगह पे 0 हो जाएगा और y ये होगा। इसमें हम लोग दूरी सूत्र पढ़ते हैं, तो दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अगर किसी बिंदु से मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें फिर विभाजन सूत्र होता है, इसका जो संकेत होता है p इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें देखिए इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और एक ये हुआ x के लिए, और y बिंदु के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए तो k अनुपात 1 के लिए अनुपात सूत्र हो जाएगा k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 और k y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1। अब अगर यदि 1 अनुपात 1 के या मध्य बिंदु का नियम कह सकते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस 3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको आप 23, 31, 12 से भी याद रख सकते हैं। चलिए यदि अगर तीनों बिंदु संरेख होगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो आपको याद रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में तीनों बिंदु तभी संरेख होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक जिसको g x, y से दिखाते हैं, इसको ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 3 फिर y1 प्लस y2 बटा 3। इसको देखिए ऐसे ये a बिंदु हो गया, इसका होगा निर्देशांक x1 y1, ये b हो गया x2 y2, ये c हो गया x3 y3 और ये इसका केंद्रक का निर्देशांक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला यहाँ से चालू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल त्रिकोणमिति से ही आता है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है कि इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। जो ठिट्टा जहाँ पे दिया रहेगा उसके सामने लंब होगा और उसका नीचे वाला आधार होगा। तो ये आपको ठिट्टा के अनुसार देखना है कि लंब आधार बदलेगा लेकिन कर्ण हमेशा सेम रहेगा। कर्ण को हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, याद रखना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। देखिए इसमें कुछ मान है जो आपको ज़रूरी याद रखना है, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, उस तरह से कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0, देखिए टैन 0 का 0, टैन 30 का 1/√3, टैन 45 का 1, टैन 60 का √3, टैन 90 का इन्फिनेटिव होता है। इसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 90 का इन्फिनेटिव, कॉट 0 का इन्फिनेटिव
कॉट 30 का 1/√, कॉट 0 का इन्फिनिटी, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0। उसी तरह से सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का √2 और सेक 90 का इन्फिनिटी। इस तरह से इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान हो जाएगा कॉसेक 0 का इन्फिनिटी, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 का 1। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा एवं सेक थीटा बराबर 1 होता है। इस तरह से कुछ चेंजिंग फार्मूला याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इधर कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टैन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको मेन फार्मूला ये याद रखना है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको इस साइड ले आ जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको रिवीजन है, देखिए क्या क्या हम लोग साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं। तो एक पढ़े हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पे पढ़े थे। तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे कोसेक थीटा को तो 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर चेंजिंग फार्मूला से हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे। तो इससे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक साइन थीटा बराबर टैन थीटा बटा सेक थीटा आपको याद रखना है। फिर देखिए इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्न 1, फिर कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए टैन थीटा बराबर आधार लंब बटा आधार हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा और टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा बराबर √सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 हो जाएगा और टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर 5 फार्मूला आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा टैन थीटा और कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 5 फार्मूला आपको ध्यान में जरूर रखना है। फिर देखिए साइक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा। 5 फॉर्मा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √अंदर में और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटा टैन थीटा। तो ये आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पूरा होता है। तो 9th चैप्टर आपका ब्रीथ है, इसमें याद रखना है आपको
कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं या डी कहते हैं, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसमें परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को आर कहते हैं। देखिए ये परिधि है जो आप गोल वाला भाग इधर देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है, डायमीटर, और व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि की त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। व्यास बराबर आपको याद रखना है 2 गुने त्रिज्या, या त्रिज्या को इधर लाएंगे तो व्यास बटा 2। याद रखना है फिर कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे याद रख, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे एक लाइन है, यहाँ से इसको ऐसे काट रही है, तो ये एक छेदक रेखा होगी जो इसको 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और एक स्पर्श रेखा समझिए, किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये वृत्त है तो याद रखना है कि जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगी तो वो स्पर्श रेखा होगी, और जो 2 बिंदु पर काटेगी वो छेदक रेखा होगी। फिर आपका क्षेत्रमिति चालू होता है यहाँ से। तो क्षेत्रमिति का फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। देखिए सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से ही फार्मूला पूछा जाता है। तो आपको पहले 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है उसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। इसमें पहला फार्मूला है त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आपको निकालना हो तो यहाँ √3/2 गुने भुजा हो जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका याद रखिएगा कि जो बी यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे ए इसका 2 समान भुजा है। जैसे आप पढ़े हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजा समान होता है, और समबाहु में तीनों भुजा समान होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान है, ए यहाँ नीचे बी है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो जो असमान भुजा है तो b/4 करना है इंटू √4a² माइनस b², जहाँ यहाँ पे देखिए a समान भुजाएं और b असमान भुजा। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस जिसको कहते हैं, इसका होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। फिर विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हीरोन सूत्र से निकलता है, और ये फार्मूला होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। एस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग मतलब जिसका चारों भुजा बराबर होता है। फिर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत मतलब आप समझते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो और साथ ही बराबर हो। फिर आपको तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है आधार गुने ऊंचाई, और समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 गुने आसन भुजाओं का। आसन मतलब 2 जो सटी हुई उसका भुजा होता है उनका योग। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1/2 गुने d1 इंटू d2, जहाँ d1 और d2 उसका विकर्ण है। और सम चतुर्भुज का परिमाप याद रखना है 4 गुने भुजा। और सम चतुर्भुज का अगर भुजा निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण निकालना हो तो 2 गुने √ भुजा का स्क्वायर माइनस दूसरे विकर्ण के आधा का स्क्वायर करके। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग, और पतंग का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो 1/2 इंटू विकर्ण गुने विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आपको कुछ याद रखना है। ये वृत्त से संबंधित इसमें फॉर्मूला है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर होता है 2πr, या जिसको πd कहते हैं। d मतलब व्यास, यहाँ से 2r जो d बन जाएगा। तो इस तरह से चलिए आगे बात करते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो πr² हो जाएगा,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 और अर्धवृत्त का परिमाप आपको निकालना है। तो अगर देखिए अर्धवृत्त का परिमाप में अगर आप पाई आर यानी व्यास छोड़ देते हैं तो पाई आर होगा, और या इसको हम लोग कह सकते हैं व्यास को शामिल करने पर पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं डी बराबर। तो इसको फिर r इंटू पाई प्लस 2 कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अर्धवृत्त हुआ, तो अगर आप इस व्यास को शामिल कर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2। लेकिन अगर आप इस व्यास को शामिल नहीं करते हैं तो सिर्फ हो जाएगा पाई आर। चलिए आगे बात करते हैं। अगर वलय का आपको परिमाप निकालना हो तो इसका होता है 2 पाई इंटू आर माइनस आर। जो कैपिटल आर है वो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा और आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहाँ वलय में आप जानते हैं कि वलय में 2 गो वृत्त होता है। वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वही पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देने पर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप फॉर्मूला पढ़ें उससे। ये देखिए त्रिज्यी खंड पे बात करते हैं। तो लघु त्रिज्यी खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या 1/2 गुने आर गुने एल, जहाँ एल बराबर चाप की लंबाई होता है। दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 60। और त्रिज्यी खंड का आपको परिमाप निकालना तो इसका हो जाएगा 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटे 360। त्रिज्यी खंड मतलब आप समझते हैं जैसे एक वृत्त है, तो देखिए तो ये जो त्रिज्या के बनने से जो बना ये बना त्रिज्यी खंड। तो ये छोटा वाला लघु त्रिज्यी खंड हो जाएगा और ये जो बाहरी ये बना ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यी खंड। तो आपको ध्यान में रखना फार्मूला। और ये जो चाप होगा त्रिज्यी खंड का जो ये चाप होगा इसकी अगर आपको लंबाई निकालना हो तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये आपका त्रिज्यी खंड था। ये देखिए वृत्त खंड पे बात करें तो वृत्त के यहाँ से ये आप समझ सकते हैं कि जैसे ये है तो ये जो बना ये होगा वृत्त खंड। तो एक जो छोटा वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड और जो बड़ा वाला रहेगा उसको दीर्घ वृत्त खंड। तो इसका आपको फार्मूला निकालना तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो पाई आर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और वृत्त खंड का परिमाप निकालना हो तो एल प्लस यानी चाप की लंबाई प्लस पाई आर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस 2r साइन थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो इससे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। इस तरह से घड़ी से रिलेटेड सवाल आएगा तो सेकंड की सुई या मिनट की सुई द्वारा याद रखना है कि 1 सेकंड या 1 मिनट में बनाया कोण 6 डिग्री होता है, और घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया कोण 30 डिग्री होता है। और याद रखना है आपको कि घड़ी के किसी भी सुई द्वारा एक पूर्ण चक्कर में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। तो अब तक हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर का सब फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब देखिए 3 डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है घन। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 6a स्क्वायर याद रखना है। घन का अगर पारस यानी साइड वाला पूछेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे का भाग नहीं होगा। घन का विकर्ण निकालना हो तो √3 गुना a होता है। उसी तरह से घन का आयतन a क्यूब होता है, जहाँ a जो है घन की भुजा है। फिर आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अगर आपको घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और घनाभ का आयतन LBH होता है। तो यहाँ पर दिया है L मतलब घनाभ की लंबाई और B मतलब घनाभ की चौड़ाई और H मतलब घनाभ की ऊंचाई।
फिर बेलन के लिए हम लोग 3D फिगर आप पढ़ें बेलन के बारे में, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या जिसको पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं 2πrh होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। देखिए गोला हम लोग पढ़ते हैं अगला 3D फिगर, तो गोले का जो कुल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, और अर्ध गोले का पढ़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। तो गोले का आपको याद रखना है कि 4πr² और अर्ध गोले का 3πr²। फिर अर्ध गोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr², और अर्ध गोले का आयतन 2/3πr³। याद रखना अर्ध गोला का जब वक्र मतलब सिर्फ हो गया आधा भाग, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर का जो एक सरफेस आएगा उसको भी मिला देंगे तो 3πr² हो जाएगा। शंकु का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है πr × l+r, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। याद रखना l मतलब उसका तिर्यक ऊंचाई, r मतलब त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। शंकु का आयतन का बात करें तो 1/3πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² + r²। तो शंकु का आप तिर्यक ऊंचाई से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए r मतलब उसकी त्रिज्या, h ऊंचाई, और l जो है उसका तिर्यक ऊंचाई। शंकु के छिन्नक आप पढ़े होंगे, तो शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है πl × r + r + π × r² या आप याद रख सकते हैं π × r² + r² + l × r + r। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πl × r + r होता है, और शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3πh × r² + r² R स्मॉल r होता है। शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई तो √h² + R - स्मॉल r का होल स्क्वायर। देखिए r मतलब याद रखना है बड़ी त्रिज्या उसका हो गया, छोटी r मतलब छोटी त्रिज्या, और h मतलब ऊंचाई। कुछ आयतन संबंधी आप माप भी याद रख सकते हैं, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर हम लोग इतना सेंटीमीटर भी क्यूब कर सकते हैं, या 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 11 चैप्टर आपका है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। तो माध्य बराबर, या इसको औसत भी बोला जाता है, इसका होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जितना भी आपको दिया है संख्याएं सबको जोड़ दीजिए और बटा में जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए, या इसको हम लोग कह सकते हैं माध्य बराबर σFi × σFi। ये परिसर रेंज बराबर होता है ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा, जो सबसे बड़ी संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। और माध्यक बराबर होता है n+1/2वां प्रेक्षण, जब जो प्रेक्षणों की संख्या विषम, मतलब संख्याएं जो आपको दिया गया उनकी टोटल संख्या विषम है तो आपको एक जोड़ के 2 से भाग दे देना है। माध्यक बराबर होगा जब प्रेक्षणों की संख्या सम होगा, तो सिर्फ आपको n/2वां प्रेक्षण और n+1/2वां प्रेक्षण बटा 2 करना है। देखिए माध्यक का जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग आपको हमेशा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के बाद ही करना है, तो आंसर गलत आएगा। फिर बहुलक हम लोग पढ़े हैं, तो बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण, जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आता है जो संख्या वही बहुलक होता है। और आपको ये तो हमेशा याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक को मोड भी कहते हैं, माध्यिका को मीडियन और माध्य को मीन। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें से कोई भी 2 चीज़ दे देगा और तीसरा आपको पूछेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में बिल्कुल रखना है। देखिए कुछ वर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसे आप दंडालेख पढ़े होंगे तो उसके लिए, या टेबल सारणी पढ़े होंगे तो उसमें वर्ग आमाप होता है या वर्ग चौड़ाई h से, इसका होता है ऊंच सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर वर्ग चिन्ह आपको निकालना हो तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। और तीसरा आपको याद रखना है प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर होता है σFi xi बटा σFi।
और कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ये सब उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, या डी आई बराबर याद रखना है आपको एक्स आई माइनस ए। और एक पग विचलन विधि से निकालते हैं हम लोग, तो इसमें याद रखना है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, या यू आई बराबर याद आपको रखना है डी आई बटा एच। या इसी में हम लोग पढ़े हैं माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा 3 इंटू एच, और बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस f2 इंटू एच। अब देखिए आपका लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की प्रायिकता का परिसर 0 से 1 के बीच ही होता है, और याद रखना कि संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 होता है। फिर आपको याद रखना है कि संभव घटना प्लस असंभव घटना दोनों को मिला देंगे तो 1 आएगा। और इसी तरह से प्रायिकता अगर फार्मूला निकालें तो संभव परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पी बराबर एन ई बटा एन एस। फिर इसमें आपको सिक्का से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना कि सिक्का के कुल पृष्ठ की संख्या आपको निकालना हो तो 2 के पावर n होता है। जैसे अगर सिक्कों की संख्या आपको 1 दिया है तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, मतलब उसमें 2 पृष्ठ होगा, एक हेड और एक टेल। और वही 2 सिक्का की बात करें तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो आप इससे 4 पृष्ठ हो जाएगा। उसी तरह से 3 रहेगा तो 8 पृष्ठ इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको पासा से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना कि पासा में कुल पृष्ठ की संख्या निकालना है तो 6 के पावर n करना है आपको, जहाँ n बराबर पासों की संख्या। अगर एक पासा हो तो 1 रखेंगे तो 6 पृष्ठ उसमें हो जाएगा। उसी तरह से अगर 2 पासे हों तो उसमें 36 पृष्ठ होता है, 6 के पावर 2 करेंगे तो इस तरह से आप सजा के निकाल सकते हैं। फिर इसमें आपको योग भी पूछा जाता है, जैसे आपको दे देगा कि कितने पृष्ठ पर 3 आ सकता है योग, ऐसा संभव परिणाम निकालें। तो याद रखना, देखिए एक ऐसा है जिसमें 2 आएगा योग, ऐसा 2 है जिसमें 3 आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ऐसा बना के कर सकते हैं जब अगर भूल जाए तो। फिर इसमें आपको ताश से रिलेटेड बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें ताश के पत्ते याद रखना आपको कि 52 होता है। इसमें देखिए यहाँ जो आपको लाल दिख रहा है, जो दिल बना हुआ, इसको लाल पान कहते हैं। ये जो काला दिख रहा है आपको दिल बना हुआ, इसको काला पान कहते हैं। और यहाँ पे ईंट जैसा जो आपको दिख रहा है, ये 13 पत्ता, इसको ईंट या ठिकरी कहते हैं। यहाँ जो ये सरसों के फूल जैसा है, इसको चिड़िया या सरसों के फूल कहते हैं, और ये काला रंग का होता है। तो यहाँ सवाल आपसे आ सकता है कि लाल पान की संख्या कितना होता है 13, काला पान की संख्या कितना होता है 13, और ईंट या ठिकरी जो किस रंग का होता है तो लाल रंग का होता है, याद रखना, इसकी भी संख्या 13। फिर उसी तरह से चिड़िया या सरसों का फूल काला रंग का होता है, तो इसकी संख्या भी 13, तो 13 चौके 52। अब इसमें याद रखना कि हर एक पत्ता इक्का इसको बोलते हैं या मुन्ना बोलते हैं, इसका संख्या 4 होता है। उसी तरह से दुग्गी तिग्गी इस तरह से इसको बोला जाता है, नहला दहला, तो सबका संख्या 4 होता है। और इसमें देखिए जे को गुलाम बोला जाता है, इसका भी संख्या 6। और ये जो है फेस कार्ड इसको बोला जाता है, जो ये 12 है इसको फेस कार्ड बोला जाता है। 4 गुलाम 4 बेगम, जो क्यू लिखा है क्वीन, और किंग इसको बादशाह भी कहते हैं, इसका भी संख्या 4 होता है। फिर आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि इसमें लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लाल पान 13 होता है, और लाल रंग का ठिकरी होता है तो 26, और काला रंग के कार्ड कितना, तो उसी तरह से 26। तो ये आपका फार्मूला सब समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट ज़रूर लिखें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे भी हम लोग ऐसा यूजफुल वीडियो बना सकें। तो धन्यवाद।